नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मंगलेश जायसवाल, काला पीपल, जिला शाजापुर से। आज हम उषा प्रेमवदा जी की कहानी वापसी के बारे में चर्चा करेंगे। वापसी कहानी एक ऐसे किरदार की कहानी है जो सास की सेवा में रहते हुए अपने जीवन के संपूर्ण कर्तव्यों का निर्वाह करते रहे और आखिर में रिटायरमेंट के समय एक ऐसा सपना संजोया कि अब मैं घर जाऊंगा और आनंद की अनुभूति होगी। इस मार्मिक प्रसंग को उषा जी ने बड़े ही सहज भाव से चित्रित किया है। उषा प्रेमवदा जी वर्तमान समय में भारतीय प्रवासी हैं, यानी कि अमेरिका में रह रही हैं और मूलतः कानपुर की रहने वाली हैं। इनकी जन्मस्थली इलाहाबाद है। 24 दिसंबर 1931 को इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ। महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी कितना बड़ा झूठ, 55 खंबे, लाल दीवार, ज़िंदगी और गुलाब, शेष यात्रा। इनकी रचनाएं हैं। भाषा शैली सहज, सरल और यथार्थ के नज़दीक है। साहित्य में स्थान। उषा जी आधुनिक समाज की एक आदर्श कलाकार हैं और विदेश में रहकर भारतीय संस्कृति को इस तरीके से प्रस्तुत किया है जिससे उनका साहित्य में अग्रसर और शिखर पर स्थान है। तो हम शुरू करते हैं वापसी। वापसी एक ऐसे किरदार की कहानी है जिसमें गजाधर बाबू मूल पात्र हैं और गजाधर बाबू की पत्नी हैं, गणेशी नौकर है, अमर बड़ा बेटा और बहू, नरेंद्र छोटा बेटा, बसंती छोटी बेटी है, साथ में एक घर का नौकर का जिक्र भी है। एक और बेटी कांति भी है जिसकी शादी हो चुकी है, लेकिन उसका जिक्र इस कहानी में नहीं है। गजाधर बाबू रिटायरमेंट के नज़दीक हैं और रिटायरमेंट की नज़दीकता के पास पहुँचते 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 दिल में एक बेहतरीन सपने को संजोए हुए हैं। आखिरकार वो पल आ गया जब गजाधर बाबू सेवानिवृत्ति के करीब आ गए और वो पल भी आ गया जब वो रिटायर्ड हो गए। आखिरकार गणेशी नौकर रुआं से आंसू भरी आंखों से उनका सामान पैक कर रहा है। एक कनस्तर है, एक बक्से में पुस्तकें हैं और एक पोटली है। तीनों को पैक करके गजाधर बाबू को रवानगी के लिए जैसे ही कहता है, गजाधर बाबू मन ही मन बहुत प्रसन्न है और घर जाने की खुशी हो रही है। आखिरकार वो घर के लिए रवाना होते हैं। जाते जाते गणेशी से कहते हैं, बेटा गणेशी अपना ख्याल रखना, बिटिया बड़ी हो रही है, उसकी शादी समय पर कर देना। इतना कहकर गणेशी की आंखों से आंसू आ जाते हैं और गणेशी कहता, बाबूजी ये पोटली के साथ ये टिफ़िन भी रख लो, रास्ते में खाना खा लेना। आखिरकार गजानन बाबू समय पर अपने गांव पहुंच जाते हैं। गांव का परिदृश्य अत्यंत मार्मिक चित्रित किया हुआ है और बेहतरीन तरीके से जब वो अपने घर में पहुंचते हैं तो देखा है, खुशी से प्रसन्न हैं गजाधर बाबू और जाते हैं तो उनका छोटा बेटा नरेंद्र और बसंती छोटी बेटी मस्ती करते हुए दिखाई देते हैं और पत्नी की आवाज़ सुनाई देती है और जाकर एकदम बैठ जाते हैं तो बहू सकपका जाती है, अमर की पत्नी। अमर बड़ा बेटा भी सकपकाते हुए अंदर चला जाता है। आइए बाबूजी बैठिए। बसंती उनके लिए चाय लाती है। कुल मिला के यह दृश्य एक ऐसा दृश्य है जब सेवानिवृत्त होने के बाद व्यक्ति अपने गांव परिवार में हमेशा के लिए रहने जाता है। लेकिन वास्तविकता ये होती है कि गजाधर बाबू परिवार में रहते हैं, शाम को घर से बाहर निकलते हैं खाना खाने के बाद घूमने के लिए और फिर घर आते हैं। ये उनकी दिनचर्या है और वो एक दिन अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम बुजुर्ग हो चली हो, अब घर का काम छोड़ो और प्रसन्नता से भक्ति भाव करो, अपने साथ आनंदपूर्वक रहो। अब ये घर का काम बच्चों में बांट दो। तो उनने की बहू, बसंती की भाभी, अमर की पत्नी, बसंती और अमर की पत्नी दोनों काम करने में
आलस्य करते हैं, बहाना बनाते हैं, ऐसा गजेंद्र बाबू की पत्नी का कहना है। और पत्नी रूहा से स्वर में बोलती है कि बहू आड़े लेती है और बसंती पढ़ाई का बहाना लेती है। कैसे करेंगी काम तो मुझी को करना है। आखिरकार गजेंद्र बाबू मुखिया होने के नाते बहू से कह देते हैं, बहू आज से शाम का खाना आप बनाओगी। बसंती से कहते कहाँ जा रही हो? वो पास के घर नज़दीक सहेली के जाती है तो कह देते हैं नहीं, घर में रहो, पढ़ाई करो। दोनों को ये बातें कड़वी लगती हैं और ये कड़वापन और ये अनुशासन की जो सीमा गजेंद्र बाबू ने बांधी, ये उनको अखरने लगती है। तो बहू न बिना मन से बेमन से खाना बना देती है। खाना अच्छा नहीं बनता है, जैसे तैसे गजेंद्र बाबू शाम का खाना खा लेते हैं। और लेकिन अमर बड़ा बेटा और नरेन छोटा बेटा अपनी थाली खिसका देते हैं और खाना नहीं खाते हैं। नरेन कहता नहीं खाना है खाना। आखिर में बहू भी यही चाहती थी, जो कि अमर की पत्नी है, और बहाना बनाया। घर में कोलाहल की स्थिति हुई, विवाद की स्थिति हुई। गजेंद्र बाबू की पत्नी ने समझा और गजेंद्र बाबू से कहा आप क्यों इनके लफड़े में पड़ते हैं। गजेंद्र बाबू को ठेस लगी। आखिरकार सोए रहे, पीठ अपनी पत्नी की ओर करके साइड में मुंह कर लिया और सकपकाते हुए चिंतित होकर सो गए। लेकिन नींद नहीं आई। गजेंद्र बाबू के हृदय में उथल पुथल चल रही थी। उन्होंने दृढ़ कर लिया था कि मैं बोलता हूँ तो इनको अखरती है, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा। जब तक मैं कमाता था, जब तक इन सबके आंखों में सुहाता था, लेकिन कमाना बंद कर दिया, रिटायर हो गया तो इनको मैं खलने लगा। गजेंद्र बाबू का गांव का घर छोटा था। उनकी चारपाई को दल्लान से हटाकर अंदर रख दिया ताकि गजेंद्र बाबू उस रूम में ना बैठे जिस रूम में आवाजाही लगी रहती थी। और कष्ट होता था अमर की पत्नी को, क्योंकि उसका एकाकीपन जीवन, उस स्वतंत्रता में अनुशासन रूपी गजेंद्र बाबू आ गए थे। अमर के दोस्त जब आवाजाही करते थे तो कई देर तक अमर की पत्नी के रूम में बैठे रहते थे और देर रात बाहर निकलते थे, जिससे गजेंद्र बाबू ने कई बार रोका टोकी करी और अमर की पत्नी को बुरा लगने लगा। तो उन्होंने कानाफूसी करके, विवाद करके गजेंद्र बाबू की पत्नी से कह दिया कि बाबूजी की ये बात हमें खलती है, हमें अलग कर दो। तो पत्नी ने बोला बड़ा बेटा और बहू अलग होना चाहते हैं। गजेंद्र बाबू का मानो दिल धक कर गया। आखिरकार उन्होंने कहा कि अलग होने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं खुद चला जाता हूँ। और गजेंद्र बाबू मन ही मन दृढ़ संकल्प करके घर से बाहर निकल गए। शाम को टहलने के बाद घर आए। फिर उन्होंने बोला कि कल मैं शहर जा रहा हूँ। आखिरकार मैंने चीनी मिल में नौकरी ढूंढ ली। और उन्होंने बोला तुम चलोगी मेरे साथ? तो गजेंद्र बाबू की पत्नी ने मना ही कर दी। तो गजेंद्र बाबू ने बोला कि मैं तो वैसे ही पूछ रहा था, मुझे पता है तुम तो घर का कामकाज में उलझी रहोगी। गजेंद्र बाबू को मन में एक टीस थी कि मेरी वो पत्नी जिसकी मांग में मैंने सिंदूर भरा था, आनंदित स्वर्णलता सी छरहरी बदन वाली, आज कामकाजी महिला बन गई, घर परिवार के होकर रह गई और बिल्कुल एक प्रौढ़ अवस्था में पहुंच गई। ऐसा सोचते हुए गजेंद्र बाबू अपना कनस्तर लेकर गांव से शहर की ओर नौकरी के लिए चल दिए। जैसे ही गजेंद्र बाबू गए, अमर की पत्नी खुशी से प्रसन्न हो गई, आनंदित हो गई और अमर भी खुश हो गया और कहने लगी चलो सिनेमा चलते हैं। इतने में बसंती ने बोला कि भाभी मैं भी चलूँगी। आखिरकार घर परिवार गांव का जो मन में उन्होंने सोचा था वो हो गया। गजेंद्र बाबू रूपी जो उनके बीच में अवरोध था वो चला गया। इस तरीके से इस कहानी का अंत होता है। गजेंद्र बाबू की अपने गांव से पुनः वापसी हो जाती है। उषा प्रियनवदा जी ने बेहतरीन तरीके से अपनी कहानी को प्रस्तुत किया है। लेखनी में धार है, सरल सहज यथार्थवादिता के निकट है और इस तरीके से वापसी कहानी का अंत होता है। देखते रहिए। अगले चरण में मैं आपके लिए और भी गद्य पद्य की विधा लेकर आऊँगा। नमस्कार, धन्यवाद।